मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मौजूदा प्रधानमंत्री का जितना मजाक बना है, इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना है, इतिहास में किसी का नहीं बना होगा। और कब से कोशिश कर रहे हैं तमाम महान लोगों को बदनाम करने का, तमाम लोगों को। कम्युनिस्टों को कौमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आपीए बोलते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी बोलते हैं, नेहरू को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि ज्यादातर इस देश के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी नेहरू जी ही थे। आपके पास ये व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, मेरे लिए तो भाई अद्भुत है ये, कैसा कैसे हो सकता है। खैर होता होगा, क्योंकि संघ परिवार जब बिना विवाह का इतना बड़ा परिवार बना लिया है, ये हुनर शायद उनको मालूम होगा, हम लोगों को नहीं मालूम है। तो ये हमेशा बदनाम करते रहते हैं लोग। बदनाम क्यों करते हैं? ताकि लोग इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करें। कई बार तो ऐसा होता है कि मोदी जी भूल जाते हैं कि वो अब अपोजिशन के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जाकर के कहते हैं कि इस देश में बिजली नहीं आई, इस देश में जो है अमुक काम नहीं हुआ, इस देश में फलाना नहीं हुआ। और चुनाव प्रचार में जाकर के याद ही नहीं रहता है कि उनको प्रधानमंत्री है। एकदम जो है नियमित सुबह सुबह उठ करके शाखा जाने वाला जो घोड़े का चश्मा लगाया संघ का कार्यकर्ता होता है, उसकी तरह मंच पकड़ते हैं और धोने लगते हैं। कोई रुक करके उनको धीरे से कहे कि भाई साहब आप क्या क्या किए जरा बता दीजिए, कितना घर बनाए, 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में हो गया, किसान आत्महत्या रुक गई, गंगा पूरी तरह से साफ हो गई है। आप वहां जाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर जो अंदर से जो खून चलता है ना, वो भी आपको दिखाई दे देगा, इतनी गंगा साफ हो गई है। मोदी जी ने हाथ हिला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। इनका सरकारी डिपार्टमेंट कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ, और डिमोनेटाइजेशन के बाद 15 लाख नौकरियां चली गई। दूसरा, महंगाई कम करेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहना, जब भी आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे आपको अच्छा दिन दिख जाता होगा, मीटर में प्रति लीटर अच्छा दिन आपको दिखता होगा। और घर घर बिजली पहुंच गई, और उस घर घर बिजली पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि इस देश के 37% स्कूलों में बिजली नहीं है, क्योंकि घर में बिजली पहुंचा रहे थे तो स्कूल छूट गया था। और इनका वादा ये था कि किसान पे तो अत्याचार होगा ही नहीं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक साल में 12,000 किसान औसतन आत्महत्या करते हैं। और जो कंपनी को इन्होंने अपने ही नाम पे, एक तो इनको अपने नाम से कितना प्रेम है। हो सकता है कि कल को सरकार की तरफ से ये घोषणा आए, जैसे आया है ना कि मरने के बाद भी आपको आधार बनाना पड़ेगा। कहां से बुद्धि आती है कि कोई इंसान मर जाएगा तो आधार कैसे बनवाएगा? मैंने ज्ञान की बात देखी, कितने ज्ञानी है। चलिए ज्ञान है, अब आधार कार्ड जैसे जरूरी है, कल को ये भी हो सकता है कि आपको अपने बेटे का नाम मोदी रखना पड़े। इनको अपने नाम से इतना प्रेम है, ये जो खाते हैं, ये जो पहनते हैं, ठीक है। इसीलिए तो योगी जी के नाई का इंटरव्यू किया टीवी वाले ने। पता है क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको भी बाल छिलवाना पड़े, इसलिए आपको बुद्धि होनी चाहिए कि बाल कैसे कटवाया जाता है, गंजा कैसे रहा जाता है। अरे क्या लेना देना है इस देश को भाई कि आप कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, कहां जाकर के बाल मुड़वाते हैं? क्या लेना देना है इस देश को? और नीतियों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दाल घोटाले में दाल क्या किया गया, खरीदा गया पूंजीपतियों के द्वारा। समझ ही गए होंगे, हैंड लेफ्ट और राइट 2 ही तो है मोदी जी के पास, इधर अंबानी है, इधर अदानी है, तो बीच में जो ये है। तो अदानी साहब की कंपनी ने दाल खरीदा, और कंपनी भी फर्जी। दाल खरीदा, देश के किसानों से 100 रुपए में, वापस सरकार को 200 रुपए में बेच दिया। और कि दाल कहीं नहीं गई, दाल यहीं घूमती रही समंदर में, वापस आकर के देश के लोगों को बेच दिया गया। और दाल आप 200 रुपए खरीद रहे हैं, ये तो महंगाई है। और उसमें 1,76,000 करोड़ का कमीशन खाया गया। कोई इस पे सवाल नहीं उठाता है। एक एक जो फ्लाईओवर बनता है, जिस फ्लाईओवर के बनने के बाद रोज आपसे टोल वसूला जाता है, उसमें जो WTO से पैसा लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया जाता है, उस लोन में कमीशन खाया जाता है नेताओं के द्वारा। इस पे कोई चर्चा नहीं होती। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है?
प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, अच्छी फैसिलिटी के नाम पे एक एक करके सरकारी चीजों को बर्बाद किया गया। मेरा तो एक सवाल है, जब स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, जहां आपको हमेशा टोल देकर के आना और जाना है, तो इस देश का संसद क्यों सरकारी हो? इस देश का प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो? उसका कार क्यों सरकारी, उसका सूट क्यों सरकारी हो? फिर वो भी प्राइवेट होना चाहिए? ये नहीं होगा। मंत्री जी सरकारी रहेंगे, लेकिन मंत्री जी जो नीति बनाएंगे वो प्राइवेट रहेगा, और उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाएगा, और उस भ्रष्टाचार का ठीकरा इस आम देश के लोगों के ऊपर फोड़ा जाएगा। आपके लिए जो चमचमाती सड़क बनाई जाएगी, स्मार्ट सिटी, सिटी स्मार्ट होगा, और जो है गांव जो है वो बेकार होगा। ये संकल्पना देखिए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अरे देश स्मार्ट क्यों नहीं होगा? हम स्मार्ट देश बनाते हैं, स्मार्ट सिटी में क्या रखा है? ये इसलिए है कि असली सवालों पे कोई चर्चा नहीं हो। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पे 2.5% जीडीपी का और हेल्थ पे 1% खर्च किया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, पब्लिक के पैसे से प्राइवेट अस्पतालों को चलाया जा रहा है। और तर्क क्या देते हैं कि प्राइवेट संस्थान बेहतर होता है। एक सवाल है हमारा इस सरकार से कि किसी भी एक फील्ड में जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेट से कमजोर हो, उसका एक उदाहरण हमको ला करके दे दीजिए। कुछ पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप ही सोचिएगा मन में कि इस देश का सबसे बेहतरीन पत्रकारिता संस्थान कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सरकारी है। इस देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स है। इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू सरकारी है। इस देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी है। इस देश का बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट कौन है? इसरो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये सब का सब सरकारी है। ये एक भ्रम हमारे दिमाग में पैदा किया गया, और ये क्यों पैदा किया गया? ये इसलिए पैदा किया गया है, और बाकायदा बीजेपी की मंत्री ने यह कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां कन्हैया पैदा होते हैं। कन्हैया से इतनी दिक्कत क्यों है? रोहित वेमुला से इतनी दिक्कत क्यों है? नजीब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमारे बाप का नाम धीरू भाई अंबानी नहीं है। और उसमें हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने बनाया हो या राम ने, हमको धर्म बचाने की जरूरत नहीं है। धर्म के द्वारा बनाए गए उन इंसानों को बचाने की जरूरत है जो खेत में मर रहे हैं, बॉर्डर में मर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मर रहे हैं, घरों और दफ्तरों में मर रहे हैं। उस इंसानियत को बचाने का बीड़ा हमने उठाया।